अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, बढ़ते हैं डिस्कशन IS 23 के ऊपर कि इसको स्टैंडर्ड के अंदर कैसे कैसे किन किन चीज़ों को हाईलाइट करना है। हमें कोर प्रिंसिपल क्या है इस स्टैंडर्ड का? बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट फ्रॉम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, ये एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनता है। इसके अलावा अदर बोरिंग कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। और ये स्टैंडर्ड बोरिंग कॉस्ट की अकाउंटिंग के ऊपर स्टैंडर्ड है और ये अप्लाई होता है। ये वाला स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, इसके अलावा कैपिटल और लायबिलिटी से रिलेटेड कोई और जो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं जो हमारे से रिलेट एज सच नहीं कर रही, तो वो शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा ये वाला स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा जो कि क्वालिफाइंग एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू हो। जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल एसेट होते हैं, ये बायोलॉजिकल एसेट IS 41 एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। ये भी हमारे स्कोप से एज सच मैच नहीं कर रहा। हाँ, इन्वेंट्रीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और अदरवाइज प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस पर जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बन रही होती हैं, वो उनके ऊपर को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता ही नहीं है, इसलिए इन पर भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है। सम ऑफ डेफिनेशंस क्या है? बोरिंग कॉस्ट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक इंटरेस्ट और दूसरी अदर कॉस्ट। क्वालिफाइंग एसेट क्या है? जिसके ऊपर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज और सेल। बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या कुछ शामिल है? इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस शामिल है। यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड IFRS 9 का इससे हमारा कोई लिंक एज सच नहीं है। फाइनेंशियल चार्जेस हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस फीस, ये भी एज सच हमारे से रिलेट इस वक्त नहीं कर रहा, ज़रा से हायर लेवल पर जाता है। एक्सचेंज डिफरेंस भी थोड़ा हायर लेवल पर बात आएगी। डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसिस एनी ऑफ द फॉलोइंग मे बी क्वालिफाइंग एसेट। ये एग्जांपल्स आ गई। अगर हमें कोई MCQ आ जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें क्वालिफाइंग एसेट हो सकती हैं, तो वो ये एक लिस्ट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इन्वेंट्री, जैसे लाइक एरोप्लेन या जेट, जिसके ऊपर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डेफिनेटली अच्छा खासा टाइम लगता है। इंटेंजिबल एसेट सॉफ्टवेयर वगैरह है, इनके ऊपर बहुत सारा टाइम लगता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ है, जो बिल्डिंग बनाई गई हुई है और दोबारा से इसके ऊपर मज़ीद काम हो रहा है। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, 9 फ्लोर्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के मौजूद हैं, हम 10वां फ्लोर रेंट के लिए बना रहे हैं, तो ये अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इसमें मज़ीद काम हो रहा है। तो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जब आपने एक पूरा फ्लोर लगाना है, बनाना है, उसके ऊपर आपके 4-6 महीने लग जाने हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगा। बियरल प्लांट, ये IS 41 से रिलेट करता है और ये भी हमारे कोर्स से ज़रा बाहर हाई लेवल के ऊपर आ जाता है। फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्वेंटरीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड or otherwise produced over a short period of time are not qualifying asset। ये qualifying asset नहीं होते। Assets that are ready for intended use, ये भी नहीं होते हैं। Intended for use और intended for sale, हमने जस्ट खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, चाहे इतनी महंगी खरीदी, लेकिन खरीद लिया, प्लांट खरीद लिया, लगा लगाया, तो ये वाले क्वालिफाइंग एसेट नहीं होंगे। अच्छा जी, अब हमें कैपिटलाइज करना है बोरिंग कॉस्ट को दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। इसके अलावा हम अदर बोरिंग कॉस्ट को भी क्या करेंगे? एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज अदर बोरिंग कॉस्ट एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे इनकर देम।
अगर हमारे पीरियड से बाहर होगी और अदर बोरिंग कॉस्ट भी होगी तो हम उसे क्या कर देंगे, एक्सपेंस में ले जाएंगे, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल उस तरीके से ना हो। अब बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कौन सी होगी? ये बोरिंग कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं, ये वो कॉस्ट होंगी, दोज बोरिंग कॉस्ट्स दैट वुड बी अवॉइडेड, जिसे रोक सकते हैं अगर आपने एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट ना किया हो तो। जब हम स्पेसिफिकली लेते हैं, स्पेसिफिकली बोरो करते हैं पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, तो ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। इस वजह से डायरेक्ट जो स्पेसिफिक होता है उसकी बोरिंग कॉस्ट को हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। और जनरल बोरिंग कॉस्ट में सिर्फ हम जब पेमेंट करते हैं, जो यूटिलाइज करते हैं, तब हम कैपिटलाइज करते हैं, उससे रिलेट करते हैं। To the extent the entity borrows funds specifically for the purpose of obtaining qualifying asset, entity shall determine the amount of borrowing cost eligible for capitalization as the actual borrowing cost incurred on that borrowing during the period less any investment income on the temporary investment of those borrowing costs। तो ये हमारी वो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का अंदर जो हमारा फॉर्मेट है कि हम करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, ये उसने बता दिया है। अगर हम जनरली बोलो कर रहे हैं and uses them for purpose of obtaining qualifying asset, entity shall determine the amount of borrowing cost eligible for capitalization by applying capitalization rate। हम कैपिटलाइजेशन रेट को अप्लाई करते हैं टू दी एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट, जितने एक्सपेंडिचर हो उसके ऊपर। तो फार्मूला भी आ गया हमारे पास, और कैपिटलाइजेशन रेट का भी आगे फार्मूला हमारे पास आ रहा है। कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगा? shall be the weighted average of the borrowing cost applicable। जी बच्चों, तो कैपिटलाइजेशन रेट शैल बी वेटेड एवरेज ऑफ द बोरिंग कॉस्ट एप्लीकेबल टू द बोरिंग ऑफ द एंटिटी दैट आर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। अब हम पेमेंट की बेसिस के ऊपर भी कर लेते हैं इसकी वर्किंग, और जो ओवरऑल आउटस्टैंडिंग रहता है क्यूमुलेटिव बैलेंस की बेसिस के ऊपर भी वर्किंग कर लेते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट लगा लेते हैं। और ये अदर देन दो स्पेसिफिकली टेकन होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट, amount of borrowing cost that an entity capitalized during the period shall not exceed the amount of borrowing cost it incurred during that period। ये एक MCQs की बेसिस के ऊपर इस बात आ सकती है, MCQ के अंदर ये पूछा जा सकता है। excess of carrying amount of qualifying asset over recoverable amount। When the carrying amount or the expected ultimate cost of qualifying asset exceeds its recoverable amount, when the carrying amount or the expected ultimate cost of qualifying asset exceeds its recoverable amount or NRV, the carrying amount is written down or written off in accordance with the requirement of other standard, that is IS 36। impairment की बात हो रही है। In certain circumstances, the amount of written down or write off is written back in accordance with those other standards। ये तो बात IS 36 की आ गई। अब commencement of capitalization कब होनी है? जब हमारी तीन कंडीशंस पूरी हो जाएं, हम एक्सपेंडिचर इनकर करना शुरू हो जाएं, हम बोरिंग कॉस्ट इनकर करना शुरू हो जाएं, हम एक्टिविटी स्टार्ट कर चुके हों। एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट, इसमें क्या चीज़ शामिल है? इंक्लूड
only those expenditure that have resulted in payment of cash transfers of other assets or the assumption of interest bearing abilities. एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ हमारी वो वाली कॉस्ट शामिल होती हैं जो कि पेमेंट ऑफ कैश इन्वॉल्वमेंट में आती हैं. एक्सपेंडिचर आर reduced by any progress payments received and grants received in connection with the asset. IAS 20 से रिलेट कर रहा है कि एक्सपेंडिचर आर reduced, एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे बाय एनी प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हों आप, और ग्रांट्स रिसीव्ड इन कनेक्शन विद दैट एसेट. तो ये IAS 20 के साथ मिक्स होकर आता है ये वाली बात, और इसके ऊपर भी एक अदद पास पेपर भी मौजूद है. इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी परफॉर्म किया हुआ है जिसके अंदर ग्रांट मिलती है फॉर द पेमेंट ऑफ द लोन. तो वो वाला लोन हमने क्या कर दिया, लोन कम कर दिया. लोन कम हुआ तो डेफिनेटली आपकी वो भी कम हो गई, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कम हो गया. नेक्स्ट बच्चों बढ़ते हैं. इसका रिलेशन में एक और बता देता हूँ. हम अक्सर औकात कैश पेड को रिलेट करते हैं एक्सपेंडिचर इनकर करने से, वो इसी बेसिस के ऊपर रिलेट कर रहे होते हैं. अच्छा, द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल. इट इंक्लूड्स मोर देन द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट. इसमें शामिल हो जाता है टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्रायर टू दी कमेंसमेंट. जैसे हम नक्शा बनवा रहे होते हैं तो ये भी क्या है, एक टेक्निकल वर्क, काम शुरू हो चुका हुआ है. प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ फिजिकल कंस्ट्रक्शन सच एज एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद ऑब्टेनिंग परमिट्स prior to the commencement of the physical construction. However, such activities exclude, इसमें शामिल नहीं हैं ये वाली चीज़ें. Holding of asset when no production or development that changes the asset's condition is taking place. जैसा कि बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रही है while land is under development are capitalized during the period in which the activities related to the development are being undertaken. However, borrowing costs incurred while the land acquired for the building purpose is held without any association with development activities do not qualify the capitalization. इसका मतलब ये है कि लैंड के ऊपर जब हमने काम शुरू कर दिया फिर तो कैपिटलाइज होगी, लेकिन हमने लैंड ली है और हम इसकी लैंड की एक्विजिशन के प्रोसेस में हैं विदाउट एनी एसोसिएशन विद डेवलपमेंट एक्टिविटी के इसके ऊपर डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी या नहीं होगी, तो ये कैपिटलाइजेशन इसके ऊपर अगर लैंड की एक्विजिशन के लिए कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रही है तो वो कैपिटलाइज नहीं होगी. सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन कब करनी है, हम सस्पेंड कर देंगे कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड इन विच इट सस्पेंड्स एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट. और हम डेफिनेटली इस एक्सटेंडेड पीरियड में भी बोरिंग कॉस्ट इनकर कर रहे होंगे लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं होगी. इन विच इट सस्पेंड्स द एक्टिविटीज नेसेसरी, अगर ये नेसेसरी पार्ट आ गया तो फिर हम डेफिनेटली कैपिटलाइज कर लेंगे. अच्छा, नेसेसरी पार्ट इज द मेजर थिंग. नेसेसरी सच कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पार्शली कंप्लीटेड एसेट एंड डू नॉट क्वालिफाई फॉर कैपिटलाइजेशन. However, entity does not normally suspend capitalization borrowing cost during a period when it carries out substantial technical and administrative work. जब हम टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे होते हैं तब हम सस्पेंड नहीं करते, ये एक नेसेसरी पार्ट है.
जो नॉट नेसेसरी पार्ट हो तब हमने कैपिटलाइजेशन रोक देनी है और एक्सपेंस आउट करना होता है, और हम सस्पेंड नहीं करेंगे व्हेन टेम्परेरी डिले इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एसेट रेडी। तो ये वाली बातें हमने किस में पढ़ी हुई हैं, थ्योरेटिकली ये वाली बातें हमने पढ़ी हुई हैं, टेम्परेरी, सब्सटेंशियल, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो हमने ये वाले नोट को एनसर्कल कर लेना है और ये वाली चीज़ें हाईलाइट कर लेनी है। सीजिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन, कब हमने सीजिंग कर देनी है, हम सीज कर देंगे कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट व्हेन it is substantially all the activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale are complete. Substantially all, जब ये फिजिकल कंस्ट्रक्शन हो जाए कंप्लीट, अगर माइनर मॉडिफिकेशन सच एज डेकोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द परचेज और user specification are all that are outstanding. This indicates that substantially all the activities complete. सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रह गया या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई रेनोवेशन हमने करनी है, अदरवाइज हमारा एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल है। अगर हम इसको क्वालिफाइंग एसेट को इन पार्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो ईच पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड व्हाइल कंस्ट्रक्शन। अगर ऐसा हो, ईच पार्ट कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड while construction continues on other parts, the entity shall cease capitalization borrowing cost when it completes. अगर हम एक पार्ट बना रहे हैं, अगर ये पार्ट अलहदा से यूज़ हो सकता है या सेल आउट हो सकता है तो हम उसकी कैपिटलाइजेशन रोक देते हैं जबकि ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। इसकी मिसाल बिजनेस पार्क की है जो हमने पढ़ी हुई है। सेवरल बिल्डिंग्स बन रही है, each of which can be used individually is an example of qualifying asset for which each part is capable of being usable while construction continues on other parts. अच्छा, एक और एग्जांपल है कि qualifying asset needs to be complete before any part can be used in industrial plant. अगर इंडस्ट्रियल प्लांट है जिसमें पहले एक काम करेंगे फिर दूसरा काम होगा, तो फिर अब ये चूँकि एक चीज़ दूसरे के डिपेंडेंट है, इस वजह से हम सीजिंग नहीं करेंगे जब तक कि सारे पार्ट्स कंप्लीट ना हो जाएं। जैसे कि स्टील मिल है, डिस्क्लोजर्स क्या देने हैं जी, हम डिस्क्लोज करेंगे अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन रेट, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। बस ये हमारा स्टैंडर्ड था और स्टैंडर्ड में मेजर बातें हमारी वही डेफिनेशन आ जाती है, कौन कौन सी कैसे रिकग्नाइज करनी है आ जाती है, कमेंसमेंट कैपिटलाइजेशन कब करनी है, सस्पेंशन और सीजिंग के ऊपर चंद बातें हैं और डिस्क्लोजर। तो ये 2 पेजेस का सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड है जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया है। यही बातें हमने थ्योरेटिकली पढ़ी हुई हैं।